दोस्तों रिलायंस पावर की बात करो, कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। इस बार कंपनी को लॉस तो जरूर हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले लॉस बहुत नीचे आ गया है, जिससे लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर वन है वो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। तो पिछले 2 साल के रिजल्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अचीव किया है कंपनी ने इस दौरान। वैसे तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, ये सबसे बड़ी जीत है अनिल अंबानी की। और क्यों न हो, अनिल अंबानी के पास फिलहाल बिजनेस के नाम पे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ही बचा है। अब आप सबको पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है। दूसरे जितने इनके बिजनेस है, चाहे वो ब्रोकिंग का बिजनेस हो, रिलायंस कैपिटल जैसे बिजनेस, रिलायंस कम्युनिकेशन बिजनेस, वो सारे के सारे बिजनेस इनके बंद हो चुके हैं, कंपनियां सारी डूब चुकी है। अब ऐसे में अनिल अंबानी के जो 2 बेटे हैं उनका पूरा फोकस है कि इस बिजनेस को आगे लेके जाए, और सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर को। ऐसे में क्या आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है, क्योंकि ये अपनी आईपीओ प्राइस से बहुत नीचे, क्योंकि 500 में तो आईपीओ आया था 2008 के समय। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और इसकी बारीक पहलू के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कल के कारोबार की बात करें तो जैसे कि रिजल्ट तो बाद में इसका असर देखने को नहीं मिला, स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 30.50 पर, क्लोजिंग परसों की 30.34 के आसपास थी। इंट्राडे में 30.62 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना, सभी के सभी स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। ये स्टॉक भी 29.26 का इसने इंट्राडे में लो बना दिया, और अंत में क्लोजिंग देखें तो 29.73 के आसपास रही, जहाँ पे 2.01% की गिरावट देखने को मिली, 2% के आसपास की गिरावट। अब आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले दिनों। आप देखें 23 जुलाई को स्टॉक करीब 27 के आसपास था, और ये जो 27 का स्टॉक था, ये लगातार आप देख सकते हो 8 ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग के दम पे सीधा 34.54 पर पहुंच गया, यानी 34.5 तक। जो स्टॉक 27 रुपये के आसपास था वो 34.5 तक पहुंच गया, और 8 ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पे लगातार तेजी बनी। तो एक तो आप समझ ही सकते हो कि जब इसमें तेजी बनती है तो एक तरफा बनती है, और बहुत बेहतर रिटर्न दिया इसने काफ़ी कम समय। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस जो जम के खरीदारी करते हैं और फिर उनकी बिकवाली शुरू होती है। तो ये जो 34.54 के आसपास जो स्टॉक था, यानी 34.5 तक पहुंचा था, वो स्टॉक आ गया प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, और उस वजह से अगर आप देखें तो ये गिरते हुए आप देखो धीरे धीरे करके फिर से 30 के नीचे आ गया। पर अब की बार रिजल्ट बेहतर देखा है, और इस रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं कि फिर एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है, स्टॉक बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी का जब घाटा है वो 2 डिजिट में आ गया, 97.85 करोड़ के आसपास ही घाटा रह गया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 296 करोड़ के आसपास था। जो 300 करोड़ का जो घाटा था वो 100 करोड़ के भी नीचे आ गया है, और साथ में जो रिवेन्यू वो भी बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब सबसे जो बड़ी बात है, इस समय रिलायंस पावर की जो क्षमता है वो 6000 मेगावाट की क्षमता है, जो काफ़ी बड़ी देख सकते हो कि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को हम कह सकते हैं। इसमें 3960 मेगावाट का इनका सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 1200 मेगावाट का रोजा ताप विद्युत संयंत्र शामिल है। तो इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे अभी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुके हैं। कंपनी पिछले दिनों पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। आप देखें तो इनका जो 800 करोड़ का जो बकाया कर्ज था, जिस बैंकों को उन्होंने चुका दिया है। तो आप देखें तो आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक जैसे बैंकों का, अलग अलग बैंकों का सारा कर्ज चुकाया है इन्होंने। इसके लिए अपनी कुछ एसेट बेची, जिससे कर्ज से जंजाल से वो बाहर निकले। अब चलते हैं कोई रिजल्ट की तरफ, कैसा रहा इस बार रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार जो सेल्स है वो 1992 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले मार्च में 1997 करोड़ के आसपास था। तो पिछले मार्च के मुकाबले हल्का सा कम हुआ है। वैसे मार्च का जो आप देखें आंकड़े तो सबके वो उत्साहवर्धक ही रहते हैं ईयर एंड के, उसमें जून में थोड़ी कमी जरूर आती है। अब यहाँ पे अगर हम जून 2023 से कंपेयर करें तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2023 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 1922 करोड़ के आसपास था। तो उस हिसाब से आप देखो तो इसमें रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसको जून 2022 से अगर कंपेयर करें तो आपको रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जून 2022 में ये 2063 करोड़ के आसपास था। तो 2022 के मुकाबले अभी थोड़ा रेवेन्यू जरूर कम है, लेकिन ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू एक जैसा है, उसमें कोई ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। खर्च की बात कर ले तो इस बार 1342 करोड़ का टोटल खर्च है। काफ़ी कमी आई है खर्च में, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 1811 करोड़ के आसपास था। तो 1800 करोड़ के आसपास जो खर्च था वो घट के 1300 करोड़ के आसपास है। ये एक तरह से बड़ी जीत है कंपनी की, क्योंकि रेवेन्यू तो लगभग वैसा ही है।
अब रही बात इसके पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो वो 1301 करोड़ के आसपास टोटल खर्च था। तो एक्सपेंसेस कम हुआ इस बार, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले आप या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अगर हम जून 2022 से देखें तो उसमें आपको 1249 करोड़ के आसपास खर्च दिखाई देगा, उस हिसाब से खर्च जरूर बढ़ा है। तो ये क्लियर देख सकते हो कि जून 2022 में कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा था लेकिन खर्च कम था। इस बार खर्च थोड़ा बढ़ गया है और ये थोड़ा प्रॉफिट में कमी आने का कारण भी बन जाता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो इस बार 651 करोड़ के आसपास रहा है, ज़बरदस्त जंप, जबकि पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 186 करोड़ के आसपास ही था। यानी मार्च के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। और जून 2023 में यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 621 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक तरह से इसकी बहुत बड़ी जीत है। वैसे जून 2022 से इस बार कम है क्योंकि जून 2022 में 814 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। जून 2022 काफ़ी अच्छा था कंपनी के लिए। अब अदर इनकम की बात करें तो इस बार 77 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 175 करोड़ के आसपास थी। तो पिछली बार कंपनी को अदर इनकम में एक बड़ा बेनिफिट मिला था, वो अदर इनकम में इसमें 100 करोड़ के आसपास की इस बार कमी रही है। अब यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में 37 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी, उस हिसाब से इस बार अदर इनकम डबल हुई है और जून 2022 में ये 44 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम में इस बार इतना बड़ा श्रेय नहीं मिला कंपनी को, उसमें हिस्सा नहीं मिला जितना पिछली बार था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस बार 73 करोड़ का लॉस रह गया। पिछले क्वार्टर में ये 444 करोड़ के आसपास था, भारी भरकम लॉस था पिछली बार। लॉस देखते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी कम हो गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 224 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर लॉस में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने लॉस कम किया, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो ये सबसे बड़ी जीत है। वैसे जून 2022 में कंपनी का 39 करोड़ का लॉस था, तो लॉस तो तभी भी था पर लॉस कम था। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार 98 करोड़ का कंपनी का टोटल लॉस रह गया है, यानी आप देख 100 करोड़ से नीचे आ गए, जबकि पिछले क्वार्टर में 398 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, 400 करोड़ का लॉस जो 100 करोड़ में बदल गया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 296 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉस कम हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। ये बहुत बड़ा उत्साहवर्धक आंकड़ा है। लॉस भले हो कंपनी को लेकिन लॉस में कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे। इससे क्लियरली लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर वो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा, कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। जून 2022 में 102 करोड़ का लॉस था, उस हिसाब से भी इस बार लॉस कम है। तो पिछले काफ़ी रिजल्ट के बाद बेहतर इस बार प्रदर्शन देखने को मिला है। ईपीएस अगर आप देखें तो इस बार -0.24 रुपीज़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 0.99 रुपीज़ माइनस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 0.79 रुपीज़ माइनस था। तो ईपीएस आप देखें तो सुधरना शुरू हो चुका है। जून 2022 में ये -0.47 रुपीज़ के आसपास था। ईपीएस काफ़ी सुधर चुका है। तो कुल मिला के रेटिंग संभावना पॉजिटिव सब बनी है क्योंकि रिजल्ट बेहतर रहा है और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेज़ी की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मास्टर रेटिंग अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है। 5 स्टार में से यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग आपको आती हुई दिखाई देगी, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ईपीएस इसकी कमज़ोर है क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो स्टॉक बहुत ही शानदार है क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार में से आपको 4 स्टार की रेटिंग आती हुई दिखाई देगी, जो बहुत ही बेहतर है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी देखें तो काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में ये कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी देखें तो रेटिंग काफ़ी बेहतर है। अब कंपनी के SWOT को एनालिस करके देखें, यानी इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो यहाँ पे टोटल आपको 12 स्ट्रेंथ दिखाई देगी, जो इसका एक मजबूती का सबूत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके अंदर 6 अपॉर्चुनिटी है, ये दोनों मिला के आपको 18 पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देंगे। कमजोरी देखें तो वीकनेस इसमें 4 है और इसके अगर थ्रेड्स देखेंगे तो आपको 2 दिखाई देंगे। यानी इसकी जो कमजोरी के पॉइंट है वो 6 है, लेकिन सामने जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 18 है। पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है और इसीलिए स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।